हेलो दोस्तों, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने रियल लाइफ में हीरो था। दोस्तों रियल लाइफ में हीरो किसे कहते हैं? दोस्तों रियल लाइफ में हीरो उसे कहते हैं जो एक साधारण सा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिनके बारे में हम सालों साल याद करें और बातें करें और उनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ें। तो दोस्तों हमारे सारे क्रांतिकारी ऐसे ही थे जो उन्होंने अपना बलिदान देकर ऐसा ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं। दोस्तों क्रांतिकारियों के बारे में हमें वैसे ही पता होना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है। दूसरा, हमको हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अगर हमारे लिए कोई कुछ करे तो उसके बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्रांतिकारियों ने तो अपना पूरा बलिदान दिया, तो हमें कम से कम एज अ इंडियन बेसिक नॉलेज उनके बारे में तो होनी ही चाहिए। तो आज हम उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक ऊधम सिंह थे जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जिन्होंने 1919 में जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसका बदला 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या कर ली थी 21 साल बाद। तो ये वैसे भी हीरो ही हैं जिनके बारे में हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल नॉलेज आपने शायद नहीं ली होगी। तो हम इसमें डिटेल उनके बारे में ही केवल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। वैसे भी आपको इनके बारे में पूरी नॉलेज मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था। पंजाब के संगरूल जिले के एक सुनाम नामक गांव में हुआ था। दोस्तों सन की ज़रूरत नहीं, आपको याद नहीं करना, आपको बस इतना याद करना है कि ये पंजाब के संगरूल जिले से बिलोंग करते, ठीक है। इनके बचपन का नाम था शेर सिंह। इनके पैदा होते ही इनकी माँ इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई और उसके 3 साल बाद इनके पिताजी भी इनको छोड़कर चले गए और इनके परिवार में कहने के लिए केवल एक बड़ा भाई था जिसका नाम था मुक्ता सिंह। तो मुक्ता सिंह थे और ये थे और दोनों अनाथ हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों अमृतसर खालसा अनाथालय में शिफ्ट हो गए। इन्होंने अपनी बेसिक्स पढ़ाई छोटे लेवल की, मतलब कि जो बेसिक पढ़ाई होती वो वहाँ से पूरी की। इनकी बेसिक पढ़ाई हो गई। जब ये 17 साल के थे तब इनके बड़े भाई मुक्ता सिंह, जो एक थे इनके परिवार के केवल इकलौते आदमी, वो भी इनको छोड़ चले गए इस दुनिया से। अब तो ये सोचिए दोस्तों 18 साल के भी नहीं थे और परिवार में कहने के लिए कोई नहीं था। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही होता है कि परिवार वाले साथ हों, तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर परिवार वाला ही ना हो तो बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक है। अब ये सोचिए इतनी छोटी उम्र में सब छोड़ चले गए, उसके बाद भी इनका मानसिक संतुलन या फिर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि इन्होंने ऐसा कारनामा किया कि आज भी उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। फिर उनकी लाइफ आगे बढ़ी। फिर वो काला दिन आया 13 अप्रैल 1919 का। उस दिन संडे था और बैसाखी का दिन था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। कहते हैं जब वो कांड हुआ तो वो ऊधम सिंह उसी पार्क में या फिर उसी बाग में मौजूद थे और वो जो क्रांतिकारी विरोध करने आ रहे थे उनको खाना और पानी सर्व कर रहे थे। तभी वहाँ पर जनरल डायर आए और उन्होंने चारों तरफ से बाग को बंद करवा दिया कि मतलब निकलने की एक जगह भी ना रहे। और वहाँ पर लगभग 20,000 से ऊपर लोग थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और ये फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली और इसमें हज़ारों लोग शहीद हो गए। कहते हैं उनका ऑफिशियल डेटा ये बताता है कि 300-350 लोग मरे हैं, लेकिन आपको भी पता है दोस्तों अगर 20,000 लोगों से ज़्यादा लोग के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग चलाई जाए, निहत्थे लोग थे जो, और ये डेटा बहुत ज़्यादा था, लगभग इसमें हज़ारों लोग मरे थे, ठीक है। फिर ये सब देखकर उनके मतलब मन में इतना गुस्सा आया तो तभी उन्होंने कसम खा लिया कि आगे चल के इसका मैं बदला लूँगा। फिर आगे चलकर फिर 1924 में उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। दोस्तों गदर पार्टी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आपको ये डेटा याद भी रखना है। इसकी स्थापना पूछते हैं एग्ज़ाम में, 1913 में हुई थी और इसकी स्थापना की किसने थी? अमेरिका और कनाडा के रह रहे भारतीय निवासियों ने किया था, ठीक है। वो जो वहाँ के भारतीय थे उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए की थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ क्रांति चल रही है उस क्रांति को और तीव्र बनाएं और अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंके यहाँ से, ठीक है, इसलिए। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि संस्थापक अध्यक्ष कौन है गदर पार्टी का? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लगाएंगे? सरदार मोहन सिंह भाकना, ठीक है, सरदार मोहन सिंह भाकना। तो गदर पार्टी के बारे में ये थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको याद रखनी है। फिर इस पार्टी में को फंड की ज़रूरत थी, इसी के कारण ऊधम सिंह को विदेशों में यात्रा करने के लिए भेज दिया गया कि फंड इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो ये लगभग साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, अमेरिका देश में जाकर फंड इकट्ठा कर चुके थे और भी देश में जाने वाले थे, लेकिन
उससे पहले इनको भगत सिंह ने वापस बुला लिया। दोस्तों इनका जीवन और भगत सिंह का जीवन आप पढ़ेंगे तो बहुत मैच करता है, और दोनों के जीवन में मतलब दोनों को फांसी हुई थी, और आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों का जीवन लगभग लगभग सिमिलर था। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो भगत सिंह की भी मैं जीवनी यहाँ पर आपको डालूंगा। ठीक है, तो 1927 में फिर इनको भगत सिंह ने वापस बुला लिया और ये वापस आए, और ये 25 साथियों के साथ वापस आए और कुछ गोला बारूद भी अपने साथ लाए। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि ये रंगे हाथों अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और इन्हें 5 साल की जेल हो गई। 5 साल बाद जब वो जेल से रिलीज हुए तब पंजाब पुलिस ने उनके पीछे 2-3 हवलदार उन पर नज़र रखने के लिए लगा दिए, लेकिन वो बहुत चालाक और चतुर थे। उन हवलदारों को चकमा देकर वे पहले कश्मीर पहुंचे, फिर कश्मीर के बाद जर्मनी गए, जर्मनी से लंदन आए। सीधे इसलिए नहीं आए कि वे पकड़े जा सकते थे, इसलिए इतना घूम के आए। फिर लंदन में उन्होंने एक कमरा किराए पे लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज पे एडमिशन लिया। एडमिशन इसलिए लिया कि आप कभी विदेश जाएंगे तो आपको पर्पस बताना पड़ेगा, तो ये तो नहीं बता सकते थे यहाँ मर्डर करने आया हूँ, तो उन्होंने पर्पस बताने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और एक 4 व्हीलर लिया डायर पर नज़र रखने के लिए, और 2-3 अपने स्पाई या मतलब जासूस लगा दिए कि मतलब उनकी खबर मिलती रहे कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, उनको बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका उनको मिला। कब मिला? 13 मार्च 1940 में। एक जासूस ने जब आकर बताया कि एक बैठक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक है, जिसमें अध्यक्ष जो है वो डायर है। बस वो मौके की तलाश था और वो उस दिन मौका मिल गया। फिर क्या था, 13 मार्च का इंतजार था। बस 13 मार्च आया, उस दिन शाम के समय कैस्टन हॉल में लोग, वो कैस्टन हॉल था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। ठीक, तो ये भी वहाँ पर पहुँचे। एक बुक थी, बुक मतलब मोटी सी बुक थी, उसमें एक बंदूक के साइज में काट कर उसमें बंदूक लेकर छुपा के लेकर गए थे। इतना आसान नहीं था उस हॉल में बंदूक लेना, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी आए थे, तो बहुत चालाकी और चतुराई से वहाँ पर बंदूक लेकर वो अंदर एंट्री कर गए। ठीक है, बस क्या था, फिर पूरी मीटिंग चली। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई वो सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने 2 फायरिंग लगातार उनके सीने पे कर दी, और वहीं पर डायर पूरी तरह ढेर हो गए। इतना भी मौका नहीं था कि उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश भी की जाए, और डायर वहीं पर मर गए। और वहाँ पर पूरे हॉल में भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे, और इनके पास पूरा मौका था वहाँ से भाग निकलने का। लेकिन बस ये बताने के लिए ये 1919 का बदला लेने वाला एक इंडियन है, ये बताने के लिए ये वहाँ पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, ये भागे नहीं। ठीक है, फिर क्या था, फिर इनको जेल ले जाया गया, कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में इनसे जब इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने बोला राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये इतना इन्होंने अपना नाम ऊधम सिंह ने बताकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इसलिए बताया कि ये धर्मनिरपेक्ष थे। ये कहने का मतलब, ये आप कभी भी एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हिंदुस्तान का धर्म क्या है, आप हिंदू लगाएंगे तो गलत है। हम भले हिंदू हैं, या कोई बंदा दूसरा मुस्लिम भले है, या कोई क्रिश्चियन अलग भले है, कोई सिख अलग भले है, लेकिन हिंदुस्तान का धर्म जो है, जो संविधान में लिखा है, वो लिखा है धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी धर्मनिरपेक्ष थे, किसी धर्म को नहीं मानते थे, और ये थे तो सिख, लेकिन ये अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख सब मानते थे। इसलिए इन्होंने बताया मैं राम मोहम्मद सिंह, और आज़ाद इसलिए लगाया कि एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट। देखिए, कॉलोनी किसे कहते हैं? जो अंग्रेज़ों के गुलाम देश थे उनको अंग्रेज़ों की कॉलोनी कही जाती थी। तो इनका कहने का मतलब था कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। ठीक है, तो इनका ये सेंटीमेंट था उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक, कहा जाता दोस्तों उस वक्त इन्होंने एक ऐसा भाषण भी दिया था जो बहुत ही इमोशनल था, और ये भाषण सुनकर अंग्रेज इतना डर गए थे, उस भाषण को उन्होंने प्रेस में रिलीज़ नहीं करने दिया। मतलब कि जज ने रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि दोस्तों अगर वो इनका भाषण अगर उस वक्त रिलीज़ हो जाता तो यहाँ पर जो क्रांति चल रही थी वो और भड़क सकती थी। इस डर से उन्होंने उस वक्त नहीं रिलीज़ किया, बाद में रिलीज़ किया भी था, और आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। फिर क्या था, फिर उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, और 13 जुलाई 1940 को पेंटाविला जेल में इनको फांसी दे दी गई। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, सबसे पहला व्यक्ति, ये तो दूसरे व्यक्ति थे जिनको विदेश में फांसी हुई, लेकिन सबसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहली व्यक्ति कौन है भारतीय जो विदेश में फांसी पाए? तो आप उसका आंसर लगाएंगे मदन लाल ढींगरा। ठीक है, पहले विदेश भारतीय थे जिनको विदेश में फांसी हुई, मदन लाल ढींगरा। और ये जो हमारे ऊधम सिंह थे ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको विदेश में फांसी हुई। ठीक है, फिर
1940 में इनकी फांसी हो गई 31 जुलाई में। फिर बाद में देश आज़ाद हुआ। इन्हीं लोग की इतनी मेहनत और त्याग की वजह था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और 1974 में जो इनका अवशेष था, अवशेष मतलब कि जो जलाने उड़ाने के बाद जो वो हमारा बचता है, वो राख होती है, उसको हम लोग अवशेष कहते हैं। 1940 में इसको भारत को सौंपा गया और भारत में इनको सम्मान इनको लाया गया, इनके गांव में इनकी समाधि बनाई गई। फिर एक मतलब कि एक महान व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, इनका कोई अपना मतलब कि लाभ नहीं था। देखिए इनके परिवार से कोई मतलब इनका परिवार का कोई था नहीं, ये अकेले अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते थे। इन्होंने क्या पड़ी थी कि जाकर इतने सालों बाद जेल जाकर वहाँ जाकर बदला लेने की। इन्होंने किस लिए किया कि हमारे जो लाखों भाई बहन जो शहीद हुए हैं उनको भी संतावना मिले और उनके परिवार वालों को भी संतावना मिले। ठीक है, तो आपको हमारा जो हक है इतना तो बनता ही है, कम से कम इनके बारे में जानें। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे आप तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर अगली बार किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।